हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 हमारा भोजन पढ़ रहे हैं। इसमें आहार आयोजन से हम शुरू करते हैं। हम प्राय दिन में 4 बार भोजन करते हैं। समय के अनुसार जो हम एक बार में पेट भर के भोजन खा लेते हैं उसे हम आहार कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनपसंद और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है। इसका उत्तरदायित्व जो है वो गृहिणी पर होता है। गृहिणी कौन होती है? जो घर चलाती है, यानी कि जो माएँ हैं, जो घर संभालती हैं, वो गृहिणी होती हैं। इसका उत्तरदायित्व गृहिणी पर होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि वह आहार आयोजन कर ले। आहार आयोजन करने का अभिप्राय क्या है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के लिए प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान हो। आहार आयोजन इस तरह करना चाहिए कि सारे दिन या सप्ताह में के अंदर हमें कौन सा भोजन लेना है, जहाँ तक संभव हो सके भोज्य पदार्थ अलग अलग ही होने चाहिए। एक समय पर एक सप्ताह से अधिक या ज़्यादा समय के लिए आहार आयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर वस्तुओं की जो कीमत है वो बदलती रहती है और मौसम भी बदलता रहता है और हर मौसम में अलग वस्तु मिलती है। अब नेक्स्ट है आहार आयोजन का महत्व। इसका महत्व क्या है? आहार आयोजन इसलिए किया जाता है कि गृहिणी घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्रदान कर सके। आहार आयोजन से क्या होता है बेटे? समय की बचत होती है, क्योंकि हम शीघ्र नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, चावल, दालें, मसाले इत्यादि अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा खरीद लेते हैं और इससे हमारे धन की भी बचत होती है। क्योंकि इससे क्या है कि अधिक मात्रा में जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो सस्ती मिल जाती है और उन्हें लाने के लिए सिर्फ एक बार ही हमें किराया खर्च करना होता है। तो आहार आयोजन से समय की बचत होती है, धन की बचत होती है और सबको संतुष्टि प्रदान कर सके, इस तरह का आहार आयोजन किया जाता है। आहार आयोजन करने का कारण ये भी है कि हमें बार बार वस्तु खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता, ना अपनी शक्ति व्यर्थ करनी पड़ती और ना ही समय व्यर्थ जाता है। इससे गृहिणी को खाना बनाने और परोसने के लिए भी काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे समस्त कार्य शांतिपूर्वक संपन्न हो जाते हैं। अब आहार आयोजन करते समय हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? इन जो बातें हमें ध्यान देने योग्य हैं बेटा, वो है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार भोजन हो। यदि परिवार में छोटे बच्चे, बूढ़ा या कोई बीमार व्यक्ति है तो उनकी आवश्यकता अनुसार भोजन बनाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर कोई सदस्य बीमार हो तो सभी परिवार के लोग वही बीमार वाला भोजन खाएंगे या बूढ़े और बच्चे के लिए अलग अलग नहीं बनेगा, नहीं। सबकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह का खाना होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए भोजन में से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल सके। अब नेक्स्ट है कि भोजन पौष्टिक और कम दाम वाला हो, यानी कि पौष्टिक भी हो और हमारा पैसा भी बचे। भोजन में इस प्रकार की वस्तु का प्रयोग करना चाहिए जो न केवल सस्ती हों बल्कि शरीर की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। अतः आहार तालिका बनाते समय केवल एक समय के भोजन को ही ध्यान में न रखें, बल्कि सारे दिन के भोजन को इकाई के रूप में समझें। इसके लिए ये आवश्यक है कि गृहिणी को भोजन के विभिन्न तत्वों और विभिन्न गुटों का ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पौष्टिकता है, क्या क्या पोषक तत्व किस चीज़ में है। एक समय के भोजन की योजना बनाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक गुट में से एक एक भोज्य पदार्थ अवश्य लें, जिससे भोजन संतुलित भी हो जाएगा और गृहिणी की बाजार के भाव में जो है भाव भी अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसको बाज़ार से जो सामान लाना है उसका भाव भी उसको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि महंगी वस्तुएं ही ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। कई बार ऐसा है कि सस्ती वस्तुएं महंगी वस्तुओं से ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिनमें पौष्टिकता की मात्रा ज़्यादा हो और हमारा धन भी कम लगे, यानी कि धन की भी बचत हो। नेक्स्ट है भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए। भोजन में विभिन्नता लाने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विभिन्न विधियाँ प्रयोग में लानी चाहिए। अलग अलग समय के लिए भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों का भी होना आवश्यक है। एक बार के भोजन में ऐसी वस्तुएं प्रयोग करनी चाहिए जिसमें रंग आपस में मेल खाते हों, जैसे हरी पत्तेदार सब्जी के साथ पीली दाल, यानी कि उनका जो कंट्रास्ट है वो देखने में बहुत ही सुंदर लगना चाहिए। ऐसा भोजन परोसा जाए कि देखने में सुंदर हो।
जब हम देखेंगे कि भोजन बहुत सुंदर है तो हमारा उसको खाने के लिए मन चाहेगा। इसलिए भोजन में विभिन्नता का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ खाद्य पदार्थ मुलायम होते हैं जैसे खीर, और कुछ कुरकुरे होते हैं जैसे पापड़। तो एक समय के भोजन में दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक ही प्रकार के पदार्थ खाने से मन न उब जाए। अब भोजन को मौसम अनुकूल बनाना ये भी एक गृहिणी की जिम्मेदारी है। आहार आयोजन बनाते समय यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि हम केवल उन भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में रखें जो बाजार से उस समय में आसानी से मिल सकें। इसके अतिरिक्त गर्मियों में जो है वो ठंडा और सर्दियों में गर्म खाने में आनंद आता है। इसलिए गर्मियों में अधिक पेय पदार्थ, ठंडक पहुंचाने वाली सब्जियां अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित की जानी चाहिए। इसके विपरीत गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा वसायुक्त और कार्बोज युक्त पदार्थ कम खाने चाहिए, यानी कि चिकनाई कम खानी चाहिए गर्मियों में, जबकि सर्दियों में वसायुक्त पदार्थ और कार्बोज युक्त पदार्थ ज़्यादा खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है भोजन का रुचिपूर्ण होना। जहाँ तक हो सके भोजन परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए। अनिच्छा से खाया हुआ भोजन संतुलित होते हुए भी स्वास्थ्यप्रद नहीं होता। अनिच्छा यानी कि जब हमारी इच्छा नहीं होती किसी चीज़ को खाने की, तो वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ भी नहीं पहुंचाता। तो ऐसा भोजन बनाओ कि देखते ही इच्छा जागे कि हाँ, हमें फटाफट से ये खाना मिल जाए और हम खा लें। तो वो जो संतुष्टि मिलती है ना, उससे भी स्वास्थ्य अच्छा होता है। भोजन ऐसा हो जिसे देखते ही मुंह में पानी आने लगे, आकर्षक ढंग से परोसा हुआ। हाँ बेटा, एक जो भोजन है जो हम पकाते हैं उसको जो परोसने का ढंग है वो भी आकर्षक होना चाहिए, दिखने में बहुत ही सुंदर लगना चाहिए, जो व्यक्ति की भूख को बढ़ाता है। अतः परोसने का ढंग भी सुंदर और क्रमबद्ध होना चाहिए। भोजन को इस प्रकार पकाना चाहिए कि स्वाद न लगने वाला भोजन भी रुचिपूर्ण लगने लगे। अब नेक्स्ट है विभिन्न समय में भोजन का आयोजन कैसे करें। आहार आयोजन करते समय भोज्य पदार्थों का चयन सोच विचार करके करना चाहिए। भोज्य पदार्थों के चुनाव के साथ साथ हमें भोजन के लिए समय विभाग भी बना लेना चाहिए। दिन के विभिन्न आहारों में कम से कम 3 या 4 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए। पहले सुबह का नाश्ता, रात के भोजन और प्रातःकाल के नाश्ते में समय का बहुत अधिक अंतर आ जाता है, इसलिए प्रातःकाल का नाश्ता करना एक व्रत का त्यागना है। नाश्ते की मात्रा एवं प्रकार, स्थान, मौसम और आदत पर निर्भर करता है। क्या करता है, नाश्ते की मात्रा जो है वो स्थान, मौसम और आदत पर निर्भर करता है। विभिन्न देशों के निवासी भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ नाश्ते में लेते हैं। भारतीय प्रायः हम लोग क्या लेते हैं, ज़्यादातर दूध, चाय, डबल रोटी, पराठा, फल इत्यादि। कुछ लोग नाश्ते में दही व लस्सी का भी सेवन कर लेते हैं, जिससे शरीर को तुरंत शक्ति मिल सके। यह तभी हो सकता है जब नाश्ते में ऐसे भोज्य पदार्थ लिए जाते हैं जिनमें वसा और कार्बोज काफ़ी मात्रा में हो। तो सुबह के नाश्ते में उन फलों का समावेश होना चाहिए, यानी उन फलों को लेना चाहिए जिनमें विटामिन सी मिल सके, और सारे दिन की विटामिन सी की आवश्यकता को 1/3 जो भाग है विटामिन सी का वो हमें प्राप्त हो सके। यानी कि सुबह के नाश्ते में विटामिन सी पूरा दिन के 1/3 मात्रा का होना चाहिए। तो बच्चों को स्कूल जाने से पहले शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता करना चाहिए, भागम भाग में नहीं करना चाहिए बेटा। जो बच्चे सुबह असंतुलित नाश्ता करके आते हैं ना, सारा दिन परेशान रहते हैं। इसलिए सुबह संतुलित जो नाश्ता है वो पेट भर के खाना चाहिए, और वो बच्चे अन्य बच्चों की अपेक्षा जो नाश्ता नाम मात्र का खाते हैं उनसे ज़्यादा सक्रिय और सतर्क होते हैं, क्योंकि वो अपना नाश्ता अच्छे से करके आते हैं। तो नाश्ता अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट है दोपहर का भोजन। जिन लोगों को दोपहर का भोजन साथ ले जाना होता है उनके लिए शीघ्र पकने वाला और सरलता से ले जाने वाला भोजन होना चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई तरल हम लंच के लिए दे देते हैं और वो निकल जाता है टिफ़िन से बाहर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उस टिफ़िन जो हम टिफ़िन दे रहे हैं उसमें किस प्रकार का जो दाल जानी है या सब्ज़ी जानी है या
क्या नाम है, सलाद जाना है, तो उस हिसाब से हमें शीघ्र पकने और सरलता से लाने ले जाने वाला भोजन ही दोपहर के भोजन में शामिल करना चाहिए। गृहिणी के पास समय कम हो तो पौष्टिक पराठा या पूरी भी बना सकती है, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन को संतुलित बनाने और शरीर की आवश्यकताओं को 1/3 भाग यानी 1/3 भाग दोपहर के भोजन से प्राप्त करने के लिए कोई मौसम का फल तथा कच्ची खाई जाने वाली सब्जी जैसे मूली, गाजर, टमाटर, नींबू आदि भी ले जा सकते हैं। यदि फल और सब्जियां घर से ले जाई जाएं तो इन्हें बिना काटे ही ले जाना चाहिए, जिससे इनकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती। बच्चों को सदा खाने में टिफ़िन लेकर जाना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे पहले या 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद आधी छुट्टी के समय तक दोबारा भूख लग जाती है। यदि बच्चे खाने का टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे तो बाज़ार से गंदी चीज़ें लेकर खाएंगे या फिर भूखे रहेंगे, जिससे उनका मन पढ़ने में नहीं लगेगा। अब फिर हम शाम का नाश्ता करते हैं। शाम को सब लोग थके मांदे घर आते हैं। शाम का नाश्ता शीघ्र बनने वाला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शाम के नाश्ते में रात्रि के भोजन के समय का अंतर कम हो तो शाम का नाश्ता हल्का होना चाहिए। इसमें दूध और चाय के साथ कुछ मीठी या नमकीन चीज़ें भी ली जा सकती हैं। इच्छा अनुसार फल भी लिया जा सकता है। अगर किसी को जूस पसंद है, चाय नहीं पीनी, तो जूस भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है रात्रि का भोजन। प्रायः रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम से तथा शांतिमय वातावरण में खाया जाता है, क्योंकि इस समय किसी को बाहर जाने की जल्दी नहीं होती और परिवार के सब सदस्य मिलजुल कर एक साथ भोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में प्रायः खाद्य पदार्थ भी कुछ अधिक होते हैं, क्योंकि रात्रि का भोजन बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। रात्रि के समय में चपाती, चावल, दाल, रसेदार और सूखी सब्जी, दही या रायता, सलाद तथा मौसम का कोई फल यदि शाम के नाश्ते में ना लिया हो तो लिया जा सकता है। तो बेटा ये हमने पार्ट 1 इसका पढ़ा है। नेक्स्ट जो है इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस अध्याय को हम 3 पार्ट करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही सही। इसके आगे जो है नेक्स्ट जो है पार्ट 2 का ही पार्ट नंबर 2 अगले वीडियो में भेजूंगी, उसको भी आप सभी ध्यान से देखना। धन्यवाद।